अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा चल रहा होगा। मेरा बेटा जल्दी से लाइव आ जाएं। आज हमने हमारा जो ऐसे है ये क्या है जी? नहीं, ये कर दें, काइंडली ऑन कर दें जी चैट। जी आज आपको पता है कि हमने हमारा जो ऐसे है उसको रीड करना है, और जब आज हमारे ऐसे की रीडिंग हो जाएगी तो अब आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये इंशाल्लाह आने वाले इस मंथ के एंड पे जो टेस्ट होगा तो उसके अंदर पॉसिबली ये ऐसे भी इंक्लूड हो जाए, जितने भी हम ऐसे पढ़ चुके होंगे। तो लिहाजा ये नहीं है कि आप क्लास में आए, क्लास अटेंड की और बस उसके बाद आपने लैपटॉप कंप्यूटर बंद किया और बस इंजॉय करेंगे, बल्कि जो रोज़ का काम है मेरा बेटा साथ साथ करते जाया करें, तभी जो है वो आपके लिए बेहतरी भी आ सकती है। चलें जी, आज हमने ऐसे पढ़ना था माय हीरो इन हिस्ट्री, और मेरे पास जो बुक है वो सनशाइन की है। इसमें दो तरह का ऐसे लिखा है, स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग। मैं आउटस्टैंडिंग ऐसे जो है उसको रीड आउट करूँगा। अगर इसमें कोई मुश्किल वर्ड हुए तो वो मैं उसका आपको साथ में मतलब समझा दूँगा, मीनिंग लिख दूँगा। आपके पास जो भी बुक है आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास सनशाइन है तो आप अपनी किताब में इस ऐसे को निकाल लें, और ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ लें। चले जी, शुरू करते हैं। माय हीरो इन हिस्ट्री। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि हीरो जो है क्या। ये इंशाल्लाह अलोंग द वे जो है वो, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एसेस की कुछ टेक्निक्स भी सिखा सकता हूँ, अगरचे कि ये एडवांस लेवल पे आता है। जब मैं कंपटीशन के जो बच्चे हैं CSS के, PMS के या जुडिशरी के, उनको जब मैं लेक्चर देता हूँ तो उसमें फिर ज़ाहिर है ऐसे की टेक्निक्स वगैरह, उसके रूल्स के ऊपर हम काम करते हैं। आउटलाइन आपके तो होता नहीं, आउटलाइन कैसे बनाई जा सकती है, किस तरह के एसेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैसे होते हैं, नरेटिव कैसे होते हैं, आर्गूमेंटेटिव एसेस क्या मतलब होता है, लिटरेरी ऐसे का मतलब क्या है, फिलोसफिकल एसेस जो है उनका क्या मतलब है। बेटा अलीहा, एसेस की जो कोटेशंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, PDF फॉर्म में। हर ऐसे में अलग अलग नहीं लिखवा सकता, वो सारे एसेस की मैं आपको भेज दूंगा, तो जो भी आप ऐसे पढ़ें उससे रिलेटेड आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चले जी, हीरो इज़ अ मैन ऑफ स्काई हाई पर्सनैलिटी। स्काई हाई का मतलब बुलंद वाला, with an exemplary character, exemplary, unmatchable। हीरो जो है वो बेसिकली एक बुलंद किरदार का मालिक, ऐसी शख्सियत और ऐसा किरदार जिसकी हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। डिस्टिंक्टिव डीड्स, और वो ऐसे अमाल करता है जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एंड इंजीनियस आइडियाज, और वो आदमी है जिसके ख्यालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दानिशमंदाना होते हैं, ठीक है, जो विजडम रखने वाला होता है। ये इंशाल्लाह जल्दी कर दूंगा जिससे। ही मस्ट बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ हार्ट एंड माइंड। तो हीरो जिसे हम समझते हैं वो आम आदमी नहीं है, उसे यकीनी तौर पर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके अंदर गैर मामूली सलाहियत है, ऑफ हार्ट एंड माइंड, जहन की और दिल की। अनपैरेलल्ड विगर, ऐसी कुव्वत जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैचलेस जीनियस, बेमिसाल अक्लमंद अकल रखने वाला। एंड यूनिक टैलेंट, और बड़ा ही अनयूजुअल रेयर टैलेंट भी अल्लाह ने उसके आगे जो है उसके अंदर रखा हो। ही मस्ट पोजेस द करिज्मेटिक क्वालिटी। करिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माती। करिश्मा का मतलब कि जिसकी वजह से हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आए। तो आम आदमी जो है वो, जैसे देखें ना, ये जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं ये करिज्मेटिक पर्सनैलिटीज इनकी होती है कि जब ये कोई बात करते हैं, चाहे झूठ ही बोल रहे हों, लोग उसको मानने लग जाते हैं। ये हमारे लीडर्स देख लें क्या करते हैं। कोई कहता है कि मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा, मैं नौकरियां ले आऊँगा, कोई कहता है मैं तनख्वाहें बढ़ा दूँ, कोई कहता है मैं इकोनॉमी ठीक कर दूँ, कोई तब्दीली ले आऊँ। सब झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी उसकी बात मान रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है शायद यही सही कह रहा है। जिसकी बात सुनने लगता है कि वो ठीक है, दूसरे गलत हैं। ये ऐसे लोगों के अंदर जो है ये गिफ्ट ऑफ गैब, बोलने की ताकत जो है इनके पास, ये समझे कि करिश्माती ताकत उनके पास होती। तो ये हीरो जो है, ही मस्ट पोजेस द करिश्मेटिक क्वालिटीज ऑफ एन इंस्पायरिंग लीडर। उसके अंदर ऐसी करिश्माती सलाहियतें होनी चाहिए
जैसा कि वो एक ऐसा रहनुमा हो जो दूसरों को इंस्पायर करता है, जिससे लोग मुतासिर होकर उसको फॉलो करते हैं, टू लीड हिज पीपल टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनी। और वो ऐसा लीडर के लोग जो हैं वो उनको लगे कि ये हमारी आखिरी मंजिल है, उस तक हमें जो है ये पहुंचा देगा, डिस्पाइट वॉट एवर ग्रेट डिफिकल्टीज में हिंडर हिज वे। और लीडर वो होता है कि चाहे उसकी मुश्किलात कितनी भी उसके रास्ते के अंदर मुश्किलात हो, हिंड्रेंसेस, हर्डल्स, उसके बावजूद वो ऐसा इंसान हो, उसके अंदर ऐसी करिश्माती सलाहियतें हों कि वो अपने लोगों को मंजिल की तरफ जो है तमाम मुश्किलात को अबूर करते हुए पहुंचा दे, जो मंजिल है कामयाबी की। मे हिंडर हिज वे टू सक्सेस। द मुस्लिम हिस्ट्री इज रिप्लीट विद, रिप्लीट REPLETE, रिप्लीट का मतलब होता है भरी होना, फिल्ड विद ग्रेट लीडर्स ऑफ मार्वलस अचीवमेंट्स। तो मुसलमानों की तारीख भी भरी पड़ी है अजीम लोगों की शानदार कारनामों से। Our national poet अल्लामा मोहम्मद इकबाल is one of the bright stars of this galaxy। और ये अजीम लोगों की ये जो कहकशां हैं, उस कहकशां के अंदर हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो भी एक चमकता हुआ सितारा हैं। He was really a man worthy of his title hero। और वाकई वो एक ऐसे इंसान थे जिनको जो इस काबिल समझे जाते हैं कि जिनको हीरो का जो है वो टाइटल खिताब दिया जाए। It was the historic day of 9th November 1877 when Allama Muhammad Iqbal was born in Sialkot. After the accomplishment of his primary education in his native city, an unquenchable thirst, unquenchable जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो अपनी इब्तदाई तालीम अपने इलाके में हासिल करने के बाद उनके दिल के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई फॉर लर्निंग, इल्म की, ब्रॉट हिम लाहौर, जो ख्वाहिश उन्हें लाहौर ले आई। ही डिड हिज MA इन फिलोसफी देयर, टॉट फॉर सम टाइम इन द गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ देर उसने पढ़ा। मैंने जहाँ पर जिस हॉस्टल के कमरे में अल्लामा इकबाल रहे मैंने वो देखा भी हुआ। मैं भी ओल्ड रावियन हूँ, मैं भी हॉस्टल में ही रहता था। देन ही वेंट अब्रॉड, और उसके बाद फिर वो बेटा कायदे आज़म आ जाए, अल्लामा इकबाल आ जाए, ये एक ही बातें हैं, जो भी आप पढ़ लें। तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपने पढ़ना इसको खुद ही है। देन ही वेंट अब्रॉड, और उसके बाद वो बाहर चले गए, डिड हिज PhD की, एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गए। इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट। ये वो ज़माना था जब बरतानिया जो है अंग्रेज राज था बर्रे सगीर के ऊपर। द इंग्लिश विद ऑल देयर क्राफ्टीनेस, क्राफ्टीनेस होता है क्लेवरनेस, चालाकी, एंड ट्रिकरी, मकारी। ले जी फातिमा मुजाहिद कह रही हैं कि मेरी बुक में ये चैप्टर नहीं है। फातिमा बेटा, आज हम ऐसे पढ़ रहे हैं, आज हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आज हम ऐसे पढ़ रहे हैं माय हीरो इन हिस्ट्री, और मंडे वाले दिन जो है वो हम वाई बॉयज फेल इन कॉलेज पढ़ेंगे। अच्छा जी, द इंग्लिश विद ऑल देयर क्राफ्टीनेस एंड ट्रिकरी, वर मेकिंग utmost efforts to confine the Muslims। और अंग्रेज अपनी चालाकी और मकारी के साथ पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो मुसलमानों को महदूद कर दें टू द स्टिंकिंग केजेस ऑफ स्लेवरी एंड इग्नोरेंस। इन बदबूदार जो केजेस हैं गुलामी के और जहालत के। इकबाल, whose heart was ever throbbing for the surface of his oppressed nation। इकबाल जिसका दिल शुरू से धड़क रहा था कि अपनी इस मजलूम कौम की खिदमत करने के लिए, एंडेवर टू इन्फ्यूज, उसने कोशिश शुरू कर दी कि वो फूंक दे अ न्यू स्पिरिट इन द डोरमेंट, इस ख्वाबीदा सोई हुई स्लगिश सोल ऑफ द मुस्लिम्स, इस सोई हुई मुसलमानों की रूह के अंदर इकबाल का दिल धड़क रहा था शुरू से कि वो एक नई रूह फूंके जिससे इनके दिल जो है ये बेदार हो जाएं। थ्रू हिज लॉफ्टी वर्सेस, लॉफ्टी हाई, आला, ही एम्बार्क्ड अपॉन एन ऑस्पिशियस मिशन। तो अपने खूबसूरत आला शायरी के जरिए उन्होंने एक मुबारक सफ़र का आगाज़ किया। दैट वॉज द फ्रीडम ऑफ हिज नेशन, जो सफ़र था उनकी कौम की आज़ादी का। फ्रॉम द योक ऑफ एन एट्रोशियस नेशन, एक जालिम कौम के शिकंजे से, तब ब्रिटिश जो कि बरतानवी थे। ही नॉट ओनली
inculcated an indomitable fervor. ना सिर्फ उन्होंने नाकाबिले तस्खीर जोश पैदा किया मुसलमानों में into this indolent outlook of the Muslims, ये जो कमज़ोर जो है वो नज़र आने वाली सूरत थी मुसलमानों की उसके अंदर, बट ऑल्सो बाय इंस्पायरिंग एपिस्टल्स, बल्कि बड़े मुतासर कुन खतूत लिखकर अर्ज्ड मोहम्मद अली जिन्ना टू स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। मोहम्मद अली जिन्ना को बर्र सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ने के लिए भी उनको कायल किया। इन द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930, he obviously manifested the solution to the discontent of India. उन्होंने बड़ा वाज़े एक जो है सोल्यूशन हल निकाल दिया इंडिया के लिए, ये जो मुंतशिर इंडिया था, एंड सजेस्टेड अ श्योर मीन्स टू सिक्योर पीस, और उन्होंने एक सही वाज़े रास्ता बताया कि कैसे इंडिया के अंदर अमन कायम हो सकता है, एंड क्वाइट और खामोशी तारी हो सकती है फॉर द नेशंस इनहेबिटिंग देयर, उन कौमा के लिए जो यहाँ पर रह रहे थे। His speech in this session reveals his concern for the welfare and prosperity of his nation. इस खिताब के अंदर, इस सेशन के अंदर जो उनकी तकरीर है वो जाहिर करती है कि वो अपनी कौम की भलाई के लिए कितने फिक्रमंद थे। He pointed out that the status of the Muslims is distinct and separate from those of other nations. He proved that the Muslim community evolves a broader philosophical concept of the universe. उन्होंने ये साबित किया कि मुसलमानों की जो कौम है, जो मुसलमान हैं, वो इस दुनिया के बारे में, इस कायनात के बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़ा रखते हैं, विच इज़ नॉन टेम्पोरल, जो कि एक लाजवाल फ़लसफ़ा है, एंड नॉन स्पेशल इन इट्स नेचर, और लामका है कि यह फ़लसफ़ा सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट हिज हेरोइक एंड फिलोसफिकल पोइट्री हैज़ वन हिम द टाइटल ऑफ द पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरक का खिताब। इन दिस रिस्पेक्ट ही कैन बी कंपेयर्ड विद मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ, हु आर आल्सो लॉरिएट पोइट्स, बड़े जो है जिनको अलकबात मिले, बड़े बड़े उनको इनामात मिले ऑफ देयर नेशन। हिज इनेट पोइटिक जीनियस, उनकी जो फितरी सलाहियत थी शायरी के लिए, वॉज परहैप्स मोर मार्वलस दैन दैट ऑफ कैलियोप, वो शायद कैलियोप से भी ज़्यादा शानदार थी। His musical knack was perhaps more melodious than that of Orpheus, और मौसीकी के अंदर उनका जो खिताब था, जो उनकी महारत थी, वो शायद ऑर्फियस से भी ज़्यादा सुरीली थी। The distinctive feature of Iqbal's poetry is that it is a permanent source of joy, inspiration and didacticism. Didacticism का मतलब नसीहत करना। It has an irresistible urge for national sentiments. और इनकी शायरी के अंदर एक ऐसा जोश है, एक ऐसा वलवला है जो कौमों के जज्बात को भड़का देता है, जिसको रोका नहीं जा सकता। हिज लॉफ्टी वर्सेस, नोबल पोइटिक इंस्टेंसेस, मेलोडियस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड रिलीजियस पोइट्री हैव वन हिम इमॉर्टल फेम, प्लेसिंग हिम अमंग द ब्राइटेस्ट कॉन्स्टिलेशंस ऑफ इमॉर्टल पोइट्स। तो जो कहकशां हैं लाफानी शायरों की, इन द फर्मानेंट ऑफ पोइट्री, जो कहकशां शायरी के आसमान पर छाई हुई है, उसके अंदर एक हमेशा के लिए जगह जो है वो इकबाल ने भी हासिल कर ली। हिज पोइट्री बोथ इन उर्दू एंड पर्शियन इज रिप्लीट विद द वर्सेस ऑफ होली कुरान। कुरान के अक्सर जिक्र मिलता है। Some critics have asserted to this extent that his poetry is the true appreciation and interpretation of the Holy Quran. कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आपकी शायरी सही मानों में कुरान की तशरीह है, वजाहत है। सो हिज पोइट्री इज़ एन इलस्ट्रियस एंड डिस्टिंक्टिव सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। तो लिहाजा उनकी शायरी जो है ये हमारे लिए बसारत का एक ज़रिया है, इससे हमें सबक सीखने को मिलते हैं, एंड स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, और हमारी रूह को तस्कीन मिलती है, रोशनी मिलती है फॉर द गोन एस्ट्रे पीपल, वो लोग जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। इन दिस एज व्हेन द मुस्लिम्स आर बीइंग डिसऑनर्ड एंड स्लॉटर्ड एवरीवेयर, इट इज़ अ प्रेसिंग नीड that we should get guidance and inspiration from his poetry. If we appreciate his message and follow his advice, we may regain our lost glory. Iqbal has persistently urged the Muslim youth to ponder over the heroic achievements of their forefathers. और इकबाल जो है वो उन्होंने बार बार मुसलमानों के जो मुसलमान नौजवान हैं
उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि देखो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने कितनी अजीम कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जो है वो क्या क्या चीज़ें माजी के अंदर हासिल की। एंड फॉलो द गोल्डन ट्रेडिशन सेट बाय देम। और फिर वो इस नौजवान ने मुसलमान को कहते हैं कि अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर चलो। मे द मुस्लिम्स ऑफ न्यू मिलीनियम, इस नई जो मिलीनियम, नए जो दौर है, इसके मुसलमान बी इंस्पायर्ड बाय द इल्यूमिनेटेड थॉट्स ऑफ हिज पोइट्री, उसके जो शायरी के अंदर मुतासर कुन ख्यालात हैं, काश कि हम मुसलमान जो हैं उन ख्यालात से मुतासर हो जाएं। आमीन। ले जी, ये आउटस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप स्टैंडर्ड ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तला सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे बेटा, हर चीज का कोई टाइम होता है, लेकिन मेरा बेटा जरूर होंगे, डोंट वरी। हर तरह के आपके टेस्ट होंगे। पिछले साल जो बच्चे हमारे पास पढ़ते रहे उन्हें पता है कि हमने सब्जेक्टिव टेस्ट भी उनके लिए, लिहाजा इस हवाले से आप बेफिक्र रहें कि सब्जेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। डेफिनेटली एक एक चीज होगी। पेपरों से पहले आपने कहना सर जी कोई चीज छोड़ भी दें जी, एनी क्वेश्चंस थी बच्चों? और कोई क्वेश्चन मेरा बेटा? बस मैं आप सलाह आज मेरा ख्याल है हम ईडियम्स को रहने देते हैं, क्योंकि ये हम जो हमारी जो नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक जब हम चल रहे होते हैं तो हमने ईडियम्स करने। सैटरडे को सिर्फ हमारा ऐसे है, हमने ऐसे के अलावा मेरा ख्याल है हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सब बच्चे जिस तरह चाहेंगे हम उस तरह कर लेंगे, ठीक है? इट्स अप टू यू मेरा बेटा। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि जिस दिन ऐसे हो सिर्फ हम ऐसे पढ़ें और हम कुछ ना करें। उसामा, ऐसे के अंदर कोटेशन जो है वो आप मैक्सिमम 3 से 4 लिखें, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कोटेशंस बेटा मैं आपको एक ही दफ़ा भेजूंगा, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको मैं भेज दूंगा। वो एक ही जो है वो दफ़ा सारे एसेस की आपको कोटेशन मिल जाएंगी, वो आप बाद में ऐड करते रहें। बेटा महक 3 से 4 कोटेशन बस आपने ऐड करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, आपके पेपर के अंदर जो फर्क डालना है वो ऐसे नहीं डालना। आपका पेपर पीछे से अच्छा चल रहा है ना, तो आपने ऐसे अपना ये स्टैंडर्ड साइज भी लिखा होगा ना तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने बहुत जबरदस्त ऐसे लिख दिया है तो आपको वो 13 नंबर दे देगा। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, जो फर्क पड़ना है वो 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ना है, दैट्स इट। पूरा ऐसे एवरेज लिखने से आउटस्टैंडिंग का लिखने का जो सफर है उसमें सिर्फ 2 नंबर का फर्क पड़ेगा आपको। अपना फोकस करें अपने क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर और अपने सिनोनिम्स के ऊपर, जिसने असल में आपको 85 प्लस लेकर जाना है, वहां पे फोकस करें। ऐसे आपका खुद ही ठीक हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। तला बेटा ये ना कोई पैटर्न नहीं होता कि आपने ऐसे में कब कोटेशन लिखनी है। आप ऐसे में उस वक्त कोटेशन लिखते हैं जब आप उससे पिछली और अगली बात को रिलेट करना चाहते हैं उस कोटेशन के साथ। तो वो कहीं भी जहां पे आपको लगे कि ये कोटेशन फिट आ रही है, जो आप ऐसे याद कर रहे हैं, उसके अंदर आप उस कोटेशन को ऐड कर लें।
मेरा बेटा आप फ्री ना बैठे, अभी आप क्लास के अंदर ही अपने इस ऐसे को एक दफ़ा रीड करें। चलें शाबाश, कोई बच्चा ऐसे मत बैठे। सब बच्चे जो हैं वो अपने इस ऐसे को एक दफ़ा काइंडली ईमानदारी से आराम से खामोश होकर इसकी रीडिंग कर लें, ठीक है। और राइट सबाहत, हम इसको थोड़ा कट डाउन कर लेंगे, ठीक है। रिमशा बेटा, मैं आपको बताऊं, पर्सनली ऐसे आउटस्टैंडिंग लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे जैसा कोई ना करे, मैं कमाल के स्टूडेंट हूं या कमाल की स्टूडेंट हूं, और आप मेहनत करना चाहते हैं, आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप ये एक एक्स्ट्रा एज जो है उसको हासिल करने के लिए आप आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ऐसे ही 3-4 कोटेशंस के साथ याद कर लें, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके नंबर नहीं कम आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, नेट आपका ज़ाया हो रहा है बेटा, ऑफ हो जाएं। अब हमने आज तो पढ़ लिया, इंशाल्लाह जो है वो फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। जी हाँ फातिमा मुजाहिद, मंडे वाले दिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उसका एक बड़ा टेस्ट है, कुछ 30-40 MCQs होंगे जी, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। मंडे वाले दिन आपका सेकंड चैप्टर है, उसका टेस्ट है। अगर कोई सर्वे है जी इनका, तो सर्वे स्टार्ट कर देते हैं। अफाक बेटा, अगर आपने इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है, देखें आप इंग्लिश अपनी तब तक नहीं इम्प्रूव कर सकते जब तक आप अपनी रीडिंग हैबिट नहीं बनाते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग वट एवर यू फाइंड। जो भी आपको पढ़ने को मिलता है, कोई मैगजीन्स हैं, कोई कॉमिक बुक्स हैं, कोई जर्नल्स हैं, एसेज हैं, कोई नॉवल है, ड्रामा है, जो आपको दिल करता है किताब पकड़ो और उसको स्टार्ट रीडिंग दैट बुक स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 उसको पढ़ो एंड ट्राई टू मेक इट योर हैबिट। और ये जो है इट विल कम ग्रेजुअली, कि आप जो है वो अंग्रेजी के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सके। वोकैबुलरी, एक्सप्रेशन आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपके वर्ड्स जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में ना चले जाएं। आंखें बंद करके बगैर सोचे भी वो वर्ड आपके जहन से, आपके हाथों से निकल रहा हो, जैसे उर्दू में होता है। तो सबसे पहला इसका रूल, जो गोल्डन रूल, यही है, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग, ठीक है। ये रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, उसके बाद फिर तुम्हें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फीडबैक दिया है बायोलॉजी के बारे में। जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी साहब, हम सभी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आप लोगों के लिए, और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। देखिए हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो यही है, हम आप लोग कामयाब होंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोफेशन है इसके अंदर को पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने हैं कि चले आप अपना
दो तीन लोग जो हैं वो अपना गुजर बसर करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा सिस्टम। तो फिर आखिरकार जब ये नज़र आता है कि यू आर नॉट गोइंग टू अर्न इनफ, तो फिर आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसको चेंज कर लेते हैं, उसको मोल्ड करते हैं। फिर ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो निकल जाएं, वो कामयाब हो जाएं। तो जब स्टूडेंट्स हमारे कामयाब होते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी होती है। लाइबा एक्चुअली इंग्लिश का सर्वे हो चुका है। ये जिस तरह आपने पूछा ना, आपने मुझे लगता है नेगेटिव ही मेरा मार्क करना था। लेकिन वो पहले जो है वो मैथ के लेक्चर में सर्वे हो गया, तो उस वक्त चूंकि बायोलॉजी के एक तरफ बच्चे थे और मैथ के, तो वो मैथ के बच्चों ने जो है वो उनके लेक्चर में मेरा जो है वो सर्वे कंडक्ट हो गया था। बेटा तला हीरोज और प्रोज में जो स्टाइल है, जॉनरा है, उसका फर्क नहीं, वो दोनों ही प्रोज है बेसिकली। हीरोज का पार्ट उन्होंने अलग इसलिए किया कि जो आखिरी 5 चैप्टर्स हैं वो बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन पर्सनैलिटीज। उससे पहले जो कहानियां हैं वो ख्याली कहानियां हैं। आखिरी जो 5 चैप्टर्स हैं वो हकीकत में मौजूद लोगों के ऊपर हैं, उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर हैं, तो इसलिए उन्हें कहा गया कि ये हीरो है, अदरवाइज है वो प्रोज ही। थैंक यू सो मच रिमशा बेटा। रिमशा कह रही हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, चलें जी, इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। बस आप मेहनत करते रहें और आप लोगों का रिजल्ट और आप लोगों की कामयाबी हमारे लिए बेहतरीन सर्वे है जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच लाइबा बेटा। चलें फिर हम अपने लेक्चर को भी अब वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।